गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी फाइनल ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में अपन ने लेग्यूमर अधिशोषण समतापी वक्र के बारे के बारे में अध्ययन किया था। ठीक है, जिसमें अपन ने उसके कुछ पोस्टुलेट्स देखे थे, जिसमें अपन ने वाष्पीकरण और संघनन दो कंडीशंस की बात की थी। अब है लेग्यूमर अधिशोषण समतापी वक्र का जो सूत्र है उसकी व्युत्पत्ति के बारे में स्टार्ट करेंगे कि उपयुक्त अभिग्रहितों के आधार पर लेग्यूमर ने एक ऐसा समीकरण को व्युत्पत्त किया जो स्थिर ताप पर गैस के दाब तथा अधिशोषित गैस की मात्रा के मध्य मात्रात्मक संबंध दर्शाता है। ठीक है, तो लेग्यूमर जो समतापी वक्र का जो व्युत्पन्न है वो किस किस के बीच पर रिलेशन दर्शाता है। एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर गैस के दाब तथा अधिशोषित गैस की मात्रा के बीच में रिलेशंस प्रोवाइड करवाता है। माना कि एक ठोस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड टकराने वाले गैस के अणुओं की संख्या स्मॉल n है। ठीक है, एक सॉलिड के ऊपर अपन ने एक एरिया फिक्स कर लिया है, कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, उस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर प्रति सेकंड जो भी गैस के अणु टकरा रहे हैं उसकी संख्या कितनी है, स्मॉल n। माना ठोस की सतह पर संघनित होने वाले अणुओं का भाग कितना है। ठीक है, ठोस की सतह पर संघनित होने वाले अणुओं का भाग कितना है, अल्फा। ठीक है, तो ठोस की सतह पर संघनित अणुओं की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, अल्फा एन। ठीक है, माना 1 वर्ग सेंटीमीटर सतह में से थीटा सेंटीमीटर सतह पर पहले से ही गैस के अणु विद्यमान है। ठीक है, अब एक सपोज एक कंडीशन मान ली कि जितना अपन ने 1 सेंटीमीटर एरिया फिक्स किया था उसमें से जो थीटा सेंटीमीटर स्क्वायर जो एरिया था उसमें पहले ही गैस के अणु प्रेजेंट थे, अर्थात अधिशोषित अणुओं से आच्छादित थे। ठीक है, मतलब संघनित होने से पहले ही उसके अंदर थीटा सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया के अंदर गैस के अणु मौजूद थे। अतः अधिशोषण संपूर्ण सतह पर ना होकर, ठीक है, कहाँ होगा, 1 - थीटा सेंटीमीटर स्क्वायर पर ही होता है। ठीक है, क्योंकि थीटा सेंटीमीटर पर तो 1 - थीटा सेंटीमीटर स्क्वायर पर संघनन टोटल अधिशोषण होगा। अतः ठोस की सतह पर गैसीय अणुओं के संघनन की दर या वेग, ठोस की सतह पर गैसीय अणुओं के संघनन की दर कितनी होगी, 1 - थीटा, एरिया में तो संघनन हो रहा है, और कितना होगा, अल्फा एन। ठीक है, अब है गैस के अणुओं की वाष्पीकरण की दर। गैस के जो अणु होंगे, ठीक है, उसके वाष्पीकरण की दर क्या होगी, जो किसके समानुपाती होती है, गैस के अणुओं द्वारा अधिशोषित ठोस का क्षेत्रफल, मतलब थीटा के बराबर। ठीक है, तो वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी यहाँ पर, के थीटा। ठीक है, के यहाँ पर क्या हो जाएगा, समानुपाती स्थिरांक। नेक्स्ट देखते हैं कि साम्य अवस्था पर संघनन की दर और वाष्पीकरण की दर में क्या रिलेशन होता है कि संघनन की दर होती है 1 - थीटा अल्फा एन, वहाँ पर वाष्पीकरण की दर क्या होगी, के थीटा। ठीक है, अगर अल्फा एन माइनस अल्फा एन माइनस थीटा अगर इसको गुणा करें तो क्या होगा, ठीक है, ये भी वाष्पीकरण दर उस वक्त भी बराबर होगी के थीटा। और अगर अल्फा एन थीटा प्लस के थीटा, ठीक है, तो अल्फा एन बाहर आ जाएगा। ठीक है, थीटा को बाहर ले आए इस कंडीशन में तो क्या होगा, अल्फा एन प्लस के, जो किसके बराबर होता है, अल्फा एन के। और लास्ट के अंदर जो थीटा होगा वो क्या होगा, अल्फा एन अपॉन अल्फा एन प्लस के। ठीक है, साम्य अवस्था में अगर अपन संघनन की दर और वाष्पीकरण की दर को बराबर माने और लास्ट के अंदर अगर थीटा का जो व्यंजक हमें प्राप्त होता है वो होता है अल्फा एन अपॉन अल्फा एन प्लस के, अर्थात गैस के अणुगतिक सिद्धांत के अनुसार सतह पर टकराने वाले अणुओं की संख्या किसके समानुपाती होती है, सतह पर अधिशोषित गैस के दाब के। ठीक है, गैस के अणुगतिक सिद्धांत के अगर अपन देखें तो सतह पर टकराने वाले अणुओं की संख्या गैस के सतह पर अधिशोषित गैस के दाब के समानुपाती होती है, तो n समानुपाती p। ठीक है, तो n बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, बीटा p। और बीटा यहाँ पर क्या है, एक अन्य समानुपाती स्थिरांक है। तो समीकरण 3 से अगर अपन देखें, ठीक है, तो 1/थीटा क्या हो जाएगा, के प्लस अल्फा एन अपॉन अल्फा एन। ठीक है, व्यंजक को रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो के अपॉन अल्फा एन प्लस अल्फा एन प्लस अल्फा एन। ठीक है, अल्फा एन से अगर भाग दें तो क्या होगा, बराबर के अपॉन अल्फा एन प्लस
1, ठीक है। तो समीकरण 4 से n का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण जो 4 था अगर उसमें n का मान अगर अपन इस समीकरण में रख दें 5 के अंदर तो क्या होगा, 1 अपॉन थीटा बराबर k अपॉन अल्फा n प्लस 1, ठीक है। तो 1 अपॉन थीटा बराबर k अपॉन अल्फा n की वैल्यू क्या हो गई, बीटा p प्लस p, ठीक है। और k1 बराबर क्या होता है, 1 माइनस अल्फा बीटा अपॉन k, और k क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा अपॉन k1, ठीक है। तो 1 अपॉन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन k1 p प्लस 1। तो 1 अपॉन बीटा बराबर, ठीक है, क्या लिख सकते हैं इसको, 1 प्लस k1 p अपॉन k1 p ऊपर, ठीक है। या फिर इसको ऐसा लिख सकते हैं अपन, k प्लस अल्फा एन अपॉन अल्फा एन, ठीक है। बीटा की वैल्यू वापस से रिपोर्ट कर देते हैं, बराबर 1 प्लस k1 p अपॉन k1 p, ठीक है। तो अल्फा एन ऊपर ले जाते हैं तो अल्फा एन अपॉन k1 प्लस अल्फा एन, ठीक है। वापस से जो वैल्यू रिवर्स हो जाती है तो k1p अपॉन 1 प्लस k1p, जहाँ टीटा क्या होता है, अल्फा एन अपॉन k प्लस अल्फा एन। तो टीटा बराबर क्या हो जाएगा, k1p प्लस अपॉन 1 प्लस k1p के बराबर। चूंकि ठोस अधिशोषक की सतह से एक अणु का मोटाई वाली परत बनती है, अतः यहाँ अधिशोषण की मात्रा x बाई एम थीटा के समानुपाती होगी, ठीक है। क्योंकि अधिशोषक की सतह से अगर अपन यूनिमोलिकुलर लेयर की मोटाई की परत बनती है, ठीक है, तो जो अधिशोषण की मात्रा होगी x बाई एम थीटा के क्या होगी, यहाँ पर इसके समानुपाती होती है। नेक्स्ट है कि एक्स बाई एम अगर समानुपाती है थीटा के तो एक्स बाई एम बराबर k2 थीटा, ठीक है। यहाँ पर k2 एक समानुपाती स्थिरांक है। तो समीकरण 7 से अगर अपन थीटा का मान रखें, ठीक है, तो क्या होगा, ठीक है, एक्स बाई एम बराबर k2, ठीक है। और थीटा की वैल्यू अगर अपन ऊपर ऊपर समीकरण 6 से अगर पुट करें तो क्या होगा, k1p अपॉन 1 प्लस k1p, ठीक है। तो लास्ट के अंदर जो फॉर्मूला आता है अगर अपन देखें कि 1 अपॉन एक्स बाई एम, ठीक है, रिवर्स कर दे, ठीक, तो क्या होगा, 1 अपॉन एक्स बाई एम बराबर 1 अपॉन k2 डॉट 1 प्लस k1p अपॉन k1p के बराबर होता है। तो x 1 अपॉन एक्स बाई एम बराबर k1 1 अपॉन k1 k2 p प्लस k1 p अपॉन k1 k2 p के बराबर, ठीक है। तो लास्ट में जो फॉर्मूला आता है, ठीक है, 1 अपॉन एक्स बाई एम बराबर k1 k2 p प्लस 1 अपॉन k2, ठीक है। वो जो k1p और k1p से कैंसिल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, p से गुणा करने पर अगर इसी को अगर p से गुणा कर दे तो क्या होगा, p अपॉन एक्स बाई एम बराबर 1 अपॉन k1 k2 प्लस p अपॉन k2 के बराबर, ठीक है। यह लेग्यूमर अधिशोषण समतापी समीकरण है, ठीक है। जो p अपॉन एक्स बाई एम बराबर 1 अपॉन k1 k2 प्लस p अपॉन k2 है, जो समीकरण 9 है, ये लेग्यूमर अधिशोषण समतापी वक्र का है समीकरण है। ग्राफ द्वारा अगर इसका निरूपण करें तो क्या होता है कि यदि समीकरण 9 के अनुसार p अपॉन एक्स बाई एम व दाब के मध्य ग्राफ खींचा जाए तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है जिसका ढाल 1 अपॉन k2 को तथा अंतरखंड 1 अपॉन k1 k2 को प्रदर्शित करता है, ठीक है। वापस से एक बार इस डेरिवेशन को देख लेते हैं, यहाँ से अच्छे समझ में आ जाए ताकि कि समीकरण 7 से थीटा का मान रखा, ठीक है। थीटा का मान रखने के बाद में अपन ने जो वैल्यू थी उसको रिवर्स कर दी, ठीक है। फिर अपन ने जो 1 अपॉन एक्स बाई एम बराबर k1 k2 p प्लस k1p अपॉन k1 k2p की जो व्यंजक आया है वो अपन ने k2 की जो वैल्यू थी वापस इसके अंदर पुट की, ठीक है। जो कॉमन थे वो कैंसिल हो जाते हैं और जो लास्ट के अंदर 1 अपॉन एक्स बाई एम बराबर 1 अपॉन k1 k2p प्लस k 1 अपॉन k2 बचता है। इससे अगर अपन p से गुणा करें, p से गुणा करते हैं तो सेकंड जो टर्म है 1 अपॉन k1 k2 के अंदर p से p कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो p बराबर p अपॉन एक्स बाई एम बराबर k1 k2, इसके अंदर p से p कैंसिल हो जाता है प्लस p अपॉन k2, ठीक है। जो समीकरण 9 है यही लेग्यूमर आइसोथर्मस इक्वेशंस कहलाती हैं। अब अगर अपन इक्वेशन 9 के में p अपॉन एक्स बाई एम व p के विद्य अगर अपन ग्राफ प्लॉट करें तो एक जो हमें सीधी रेखा मिलती है जिसका जो
ढाल है, स्लोप है, वो तो 1/K2 को, और जो इसका इंटरसेप्ट है वो 1/K1 K2 को डिनोट करता है। ठीक है, दोनों के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट करें तो इस तरीके का हमें ग्राफ देखने को मिलता है। इंटरसेप्ट तो किसके बराबर होता है, 1/K1 K2 के। ठीक है, और जो स्लोप है इसका, ठीक है, बी बाई ए बराबर किसके बराबर होगा, 1/K2 के बराबर होता है। और ये y बराबर mx+c प्रकार का हमें ग्राफ देखने को मिलता है। जैसे N2 सत्यापन देखते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं। जैसे N2 का अभ्रक पर अधिशोषण कराने पर एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। ठीक है, अतः यह स्पष्ट होता है कि लेग्यूमिन अधिशोषण समतापी समीकरण यूनिमोलिकुलर परत वाले अधिशोषण के लिए पूर्णतः लागू होता है। ठीक है, अगर नाइट्रोजन का अगर अपन अभ्रक की सतह पर एडजॉर्प्शन करवाएं तो भी हमें एक सीधी रेखा देखने को मिलती है। इस प्रकार यह जो लेग्यूमर का आइसोथर्मल इक्वेशन है वो यूनिमोलिकुलर वाले अधिशोषण के लिए पूर्ण रूप से अप्लाई होती है। अब अगर इसकी अपन लिमिटेशंस की बात करें, सीमाएं, कि लेग्यूमर अधिशोषण समतापी केवल ऐसे अधिशोषण के लिए लागू होता है जहाँ यूनिमोलिकुलर मोटाई वाली परत का निर्माण हो, जबकि अधिशोषण व अधिशोष्य के मध्य बहुआण्विक परत का निर्माण भी संभव है। ठीक है, तो लेग्यूमर अधिशोषण समतापी जो समीकरण है उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि ये केवल यूनिमोलिकुलर जो लेयर होती है अधिशोष्य की उसके लिए ही अप्लाई होता है, जबकि अधिशोषण प्रोसेस के अंदर बहुअणुक मोटाई वाली परत का निर्माण भी होता है। सेकंड है कि इसके अनुसार अधिशोषण गैस के अणुओं के मध्य अंतरक्रिया नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मतलब अधिशोषित गैस के अणुओं के मध्य किसी भी प्रकार की अंतरक्रिया नहीं होनी चाहिए, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं होता। यह अधिशोषण समतापी समीकरण पांचों अधिशोषण समतापी वक्रों की व्याख्या करने में असमर्थ है। ठीक है, जो हमने अधिशोषण समतापी वक्र शुरू में 5 ग्राफ देखे थे, ये लेग्यूमर है उसकी व्याख्या नहीं करता। ठीक है, हालांकि लेग्यूमर अधिशोषण समतापी समीकरण या वक्र अधिकांश अधिशोषणों के लिए पूर्ण रूप से लागू होता है, लेकिन कुछ स्थितियों में ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये निम्न प्रकार है। यदि अधिशोषण की सतह समतल ना हो, ठीक है, यदि अधिशोषक पर एक से अधिक स्थानों पर अधिशोषण हो तो भी लागू नहीं होगा। यदि आंशिक अधिशोषण हो फिर भी लागू नहीं होता है, और यदि अधिशोषक और अधिशोषक के मध्य कोई क्रिया हो तो भी यह लागू नहीं होता। इसी के साथ आपकी फिजिकल केमिस्ट्री की ये यूनिट कंप्लीट होती हैं। नेक्स्ट हम अपने इनऑर्गेनिक पेपर की थर्ड यूनिट स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।